Hello, good evening, everyone. Today we are going to discuss with the practical aspects of financial scrutiny in accounts. हमारे पास जितने भी प्रपोजल्स आते हैं अकाउंट्स में फाइनेंस सेक्शन होता है एक और फाइनेंस सेक्शन में जो है क्या कहते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रपोजल्स आते हैं। लगभग हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त काम होता है, या फाइनेंस का बहुत मुश्किल काम होता है, या फाइनेंस में हर कोई जो सीनियर सेक्शन ऑफिसर काम नहीं कर पाएगा। इस टाइप की एक अवधारणा सी बनी हुई है, बट ऐसा है नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करूँगा कि फाइनेंशियल स्क्रूटिनी जो अकाउंट्स में की जाती है किसी भी प्रपोजल्स की, वो किस तरीके से की जाती है, क्या उसमें देखना होता है, ताकि हम ये समझ सकें कि फाइनेंशियल स्क्रूटिनी जो है वो इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी उसको समझा गया है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट या जितने भी वर्क, जो भी एक्सपेंडिचर रेलवे द्वारा किया जाना होता है, तो नेचुरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके जस्टिफिकेशन को, उस एक्सपेंडिचर की नेसेसिटी को और क्या वो वाकई ज़रूरत के लिए है, एट्सेट्रा, इन चीज़ों को जांचने के लिए जो है क्या कहते हैं उन प्रपोजल्स का अकाउंट्स में आना ज़रूरी है, ताकि उनको अकाउंट्स जो है बीइंग ए फाइनेंशियल ऑब्जर्वर और मैनेजर ऑफ फाइनेंस के तौर पर वो उसको जांच सके और देख सके। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और उनको सराहते भी हैं। थैंक यू सो मच। आप लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। Let start the subject and continuity. Object of scrutiny and type of consent. एक्चुअल में हम क्यों स्क्रूटनी कर रहे हैं फाइनेंशियल, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है किसी फाइनेंशियल स्क्रूटनी का वो ये है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो एक्सपेंडिचर प्रपोज किया जा रहा है वो नेसेसरी है, यानी उसको रोका नहीं जा सकता या उससे बचा नहीं जा सकता। वो जो एक्सपेंडिचर है वो जस्टिफाइड है और ज़रूरत या मांग के अनुसार है, जो हमारी मांग है उसके अनुसार उस प्रपोजल्स को बनाया गया, यानी एक्सपेंडिचर के प्रपोजल को तैयार किया गया है। ये स्क्रूटनी इसलिए एसेंशियल है कि ताकि हम जो प्रपोजल बनाया गया है उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकें, उसके फिगर्स को वेरीफाई चेक फिगर्स को वेरीफाई कर सकें और जो स्टेटमेंट्स वगैरह उसके साथ बनाए गए हैं उन सभी को जो है कहते हैं अप्रूवल से पहले समझ देख सकें और चेक कर सकें, क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटीज़ वेदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूविंग अथॉरिटी हो या डिटेल एस्टिमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हो, उन सभी को ये ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों के एस्पेक्ट को शायद इतने अच्छे से ना जांच पाएँ। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं उसकी स्क्रूटनी अकाउंट ऑफिस में होना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एप्लीकेशन का प्रॉपर्ली पता लगाया जा सके। जो अकाउंट्स की जो कंसेंट दी जाती है फाइनेंशियल स्क्रूटनी पर लेखा विभाग की तरफ से जो कंसेंट दी जाती है वो दो प्रकार की कंसेंट होती है, या तो वेटिंग होता है या कनकरेंस होता है। वेटिंग जो है वो रेफर करती है कि फिगर्स के करेक्टनेस को, फैक्चुअल करेक्टनेस को, फिगर्स के स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स को, जैसे लाइक एस्टिमेट्स एग्रीमेंट्स आर गॉट वेटेड बाय द फाइनेंस सेक्शन या फाइनेंस डिपार्टमेंट। कंकरेंस रेफर करती है कि हम किसी भी प्रपोजल्स की एंटायरली जो फिगर है, इंक्लूडिंग फिगर्स हैं या प्रपोजल्स हैं, उनसे हम पूरी तरीके से सहमत हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कंकरेंस, लाइक वेरिएशंस एंड कोटेशंस। जो छोटे प्रपोजल्स होते हैं वो हमेशा जो है क्या कहते हैं कंकर्ड किए जाते हैं। जो बड़े अमाउंट के प्रपोजल्स होते हैं जैसे डिटेल एस्टिमेट्स वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है क्या कहते हैं वो वेट किए जाते हैं, जैसे टेंडर शेड्यूल वगैरह वेट किए जाते हैं। तो ये भी एक एक्चुअली समझने की ज़रूरत थी कि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा वेटिंग और कंकरेंस में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं प्रपोजल्स के साथ जब है ना क्या कहते हैं उनको कंसेंट देते हैं लेखा विभाग द्वारा, तो कई बार मैंने देखा है कि लोग इस टाइप से एग्रीड विद इट, एग्रीड अपॉन, और जो है क्या कहते हैं इन प्रिंसिपल एग्रीड। These type of words should not be used by the account department, I think so, as the word is specially given uh, for the consent that the proposals should be got weighted or should be concurred only. अब किस तरीके के प्रपोजल्स हमारे पास रिसीव्ड होते हैं लेखा विभाग में, ये भी थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने फाइनेंस सेक्शन में काम नहीं किया है, या
फाइनेंस सेक्शन को समझना और सीखना चाहते हैं, तो जो प्रपोजल्स हमारे यहाँ रिसीव होते हैं स्क्रूटनी के लिए, उनमें बेसिकली हमारे पास एस्टीमेट्स होते हैं, जिसमें IRPSM के एस्टीमेट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट्स। इसके अलावा M&P प्रोग्राम्स होते हैं इंडियन रेलवे के। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, आइटमाइज प्रोग्राम्स होते हैं, प्लान हेड एस्टीमेट्स होते हैं। जो जितने भी ये जो होते हैं ये रेफर करते हैं MSOP के पार्ट ए को, आइटम 1 को रेफर करते हैं, उसी के अंतर्गत ही हमारे पास आते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड एस्टीमेट होते हैं, वो रेवेन्यू को भी चार्जेबल हो सकते हैं और प्लानट को भी चार्जेबल हो सकते हैं। ये भी MSOP के पार्ट ए आइटम 2 को रेफर करते हैं ये। इसके अलावा टेंडर शेड्यूल हमारे पास आते हैं। कई बार जब डिटेल एस्टीमेट सैंक्शन होने में या स्वीकृति में देरी होती है, तो ऐसी स्थिति में टेंडर शेड्यूल बना के टेंडर जारी कर दिए जाते हैं, ताकि समय की बचत की जा सके। ड्यूरिंग दैट कोर्स डिटेल एस्टीमेट बनाकर उनको सैंक्शन करवाया जाता है। जो टेंडर शेड्यूल होते हैं, टेंडर शेड्यूल के आधार पर जो भी ऑफर हमें प्राप्त होंगे, नेचुरली बात है हम उनके लिए LOA जब तक जारी नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास डिटेल एस्टीमेट सैंक्शन नहीं हो जाता है। तो टेंडर शेड्यूल जो होते हैं वो भी MSOP के पार्ट आइटम 5 से गवर्न होते हैं। शॉर्ट नोटिस टेंडर जो होते हैं वो भी MSOP के पार्ट आइटम 5 से। नॉर्मली जो टेंडर में समय देना होता है वो 30 दिन और 21 दिन का समय होता है, लेकिन उसको जो है क्या कहते हैं ज़रूरत के हिसाब से 15 तक के लिए कम किया जा सकता है। तो वो जो है क्या कहते हैं वो शॉर्ट नोटिस टेंडर कहलाते हैं, देन वो इसमें फॉलो करते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट आते हैं। एग्रीमेंट जो है क्या कहते हैं MSOP के पार्ट आइटम 5 में। वेरिएशंस आते हैं MSOP के पार्ट आइटम 9 में। इसके अलावा हमारे पास नॉन मतलब जो है क्या कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ न्यू NS आइटम और न्यू SOR आइटम्स आते हैं। वो भी जो है क्या कहते हैं इसी तरीके से हमारे पास आते हैं। कोटेशंस आते हैं MSOP के पार्ट आइटम 5 में। अर्निंग प्रपोजल्स, जिसमें वैल्यू प्रपोजल्स हो सकते हैं, LSPS के हो सकते हैं, लैंड लाइसेंसिंग वाले प्रपोजल्स भी हो सकते हैं हमारे पास। वैल्यू के आजकल हमारे पास ऑनलाइन आते हैं RBCS पर, और उसके लैंड्स के जो आते हैं वो LSPS पर आते हैं। इसके अलावा अर्निंग प्रपोजल्स हो सकते हैं लैंड लाइसेंस के। अर्निंग प्रपोजल्स होते हैं नॉन फेयर रेवेन्यू के, जैसे कैटरिंग यूनिट्स, पार्किंग, एडवर्टाइजमेंट्स, पेंट यूज टॉयलेट्स एंड अदर अर्निंग प्रपोजल्स। ये MSOP के पार्टी को रेफर करते हैं। बाकी अदर जो है क्या कहते हैं कुछ लैंड लाइसेंसिंग वाले जो है वो MSOP के पार्ट ए और आइटम 42 को रेफर करते हैं। इसके अलावा कैश इम्प्रेस हो सकते हैं। कैश इम्प्रेस छोटे कैश टेम्पलेट, वन टाइम कैश इम्प्रेस भी हो सकते हैं, और प्रॉपर कंप्लीट मतलब जो है क्या कहते हैं परमानेंट कैश इम्प्रेस टाइप के भी हो सकते हैं। वो सभी जो है MSOP के पार्ट C आइटम 1 के अंतर्गत हमारे पास फाइनेंशियल स्क्रूटनी के लिए आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा मेडिकल रियम्बर्स के नॉन रेफर केसेस आते हैं। AAC ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स, ये MSOP के पार्ट D आइटम 1 में आते हैं। इसके अलावा मटेरियल परचेज से रिलेटेड नॉन स्टॉक इंडेंट्स थ्रू UDM आते हैं। TNP आइटम्स, इक्विपमेंट्स, अदर कंज्यूमेबल्स आते हैं। ये MSOP का पार्ट D और दूसरे पार्ट्स में अलग अलग मटेरियल्स और TNP आइटम्स के लिए अलग अलग MSOPs को रेफर किया जाता है, इसलिए मैंने जो है क्या कहते हैं अदर पार्ट लिखा है। मिसलेनियस प्रपोजल विज फंक्शन, इनॉग्रेशन, सेरेमनी, सेलिब्रेशन, AMCs, हायरिंग ऑफ व्हीकल एटसेट्रा, ये MSOP के पार्ट C में भी आते हैं, कुछ MC के पार्ट A में भी आते हैं। इस टाइप से एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रपोजल्स भी हमारे पास आते हैं, जैसे पोस्ट क्रिएशन के, सरेंडर के, ट्रांसफ़र के, पिन पॉइंटिंग के। बुक ऑफ सैंक्शन हमारे पास आती है। एक्स ग्रेशिया पेड अंडर द लेबर लॉज। इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट्स के रिलेटेड जो जिसमें जो है क्या कहते हैं इमीडिएट वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी को चाहिए होता है वो, और अदर मिसलेनियस प्रपोजल्स भी इसके अलावा कुछ हो सकते हैं छोटे मोटे जो है क्या कहते हैं अचानक आने जैसे अर्जेंसी से पे होने वाले वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ छोटे से टाइम के लिए कोई ऑफिस सर्विसेज के दौरान हायरिंग व्हीकल हो सकता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कुछ मिसलेनियस एडवांसेस के प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो ये सभी प्रपोजल्स हो सकते हैं। वेरियस SOPs को रेफर करते हैं मोस्टली जो है क्या कहते हैं MSOP के पार्ट F जो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है वो उनको रेफर करते हैं। अब हम करते क्या है, हमें करना क्या होता है एक्चुअली। स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो रहता है उसमें बेसिकली हम लोगों को जो है क्या कहते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो वेटिंग और कनकस के लिए वो हमें 5 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। इंडियन फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 पे जो 116 पैरा है वो ये कहता है कि कोई भी खर्चा जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए जैसे एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य अपनी जेब के पैसे को खर्च करता है। तो ये एक फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो है इसको भी देखा जाना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन ऑफ प्रपोजल के, प्रपोजल की वाकई ज़रूरत है या नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन डिटेल में दिया गया है या नहीं दिया गया है।
बजट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कि या उसको वर्क के लिए बजट अलॉट किया गया है नहीं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने के बाद। इसके अलावा इंसिडेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस को क्लासिफाई किया गया है कि ये स्टोर से रिलेटेड खर्चा होगा, ये जो है क्या कहते हैं कॉन्टेक्चुअल खर्चा होगा, कैश में होगा यानी, इस टाइप से। इसके अलावा अदर चार्जेस को इंक्लूड किया गया है, जैसे डिपार्टमेंटल चार्जेस हैं, इसके अलावा कंटीजेंसीज है, इसके अलावा एनवायरमेंट रिलेटेड वर्क्स के लिए जो चार्जेस हैं, इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स फंड के चार्जेस हैं, एटसेट्रा। उन्हीं सभी को जो क्लास उनको प्रॉपरली क्लासीफाई किया है, एलोकेशंस प्रॉपरली दिए गए हैं, इंसिडेंट्स का एलोकेशन प्रॉपरली दिया गया है। फ्रीडम ऑफ फॉर एरर एंड ओमिशन, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है और कोई गलतियां तो नहीं है, यानी किसी भी तरह की कोई भी उसमें मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें देखा जाता है। अब हम कुछ प्रपोजल्स के संदर्भ में जो है क्या कहते हैं स्पेशली पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अगर उस टाइप के प्रपोजल्स आए तो हम लोग बेसिकली उसमें क्या देखें। ये जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो अपने आप में, बट ये कम्प्रिहेंसिव है। कुछ इसमें से चीज़ें छूट भी हो सकती हैं, और प्रपोजल टू प्रपोजल वेरी हो सकती है एक्चुअल में कुछ चीज़ें देखने के लिए। बट मैंने उन सभी चीज़ों को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की है जो सामान्यतः सभी प्रपोजल से जो है क्या कहते हैं रेफर करती है, सभी प्रपोजल्स के लिए होती हैं, वो होंगी। जैसे इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कोड जो चैप्टर 702 है, वो रेफर करता है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट प्रिपरेशंस के लिए, कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ताकि जो है क्या कहते हैं जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है क्या कहते हैं अप्रूवल लिया जा सके, और उनको जो है कहते हैं उस खर्चे के नेचर के बारे में और उस खर्चे के रेजन्यू एक्यूरेट रीजनेबल एक्यूरेट प्रोबेबल एक्सपेंडिचर का उनको आइडिया हो जाए, और वो अपना जहन इस तरीके से बना सके कि हाँ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव किया जा सकता है। जितने भी ऑल इन प्रिंसिपल अप्रूव प्रपोजल्स होते हैं जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा या जनरल मैनेजर द्वारा या डीआरएम द्वारा, वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के तौर पर हमारे पास प्राप्त होते हैं, और ये सभी के सभी प्रपोजल हमारे को आईआरपीएसएम पे प्राप्त होते हैं। जितने भी एस्टीमेट हैं आईआरपीएसएम पे, हमारे प्लान एड से रिलेटेड आईआरपीएसएम पे मैंने बताया। इसके अलावा मैंने बताया रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम आइटमाइज्ड हो जाते हैं, वो आईआरएसपी पे आते हैं। इसके अलावा आईआरएमएनपी पे आते हैं, जो कि एमएनपी से रिलेटेड, मशीन एंड प्लांट से रिलेटेड प्रोग्राम जो कुछ वर्क रहते हैं वो भी। तो टू गेट फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मीन्स होता है कि जो हायर लेवल की अथॉरिटीज़ यानी रेलवे बोर्ड, जीएम या डीआरएम, उन्होंने एक मन बनाया कि हाँ इस टाइप का काम किया जाना चाहिए, बट लेकिन उसकी जो है क्या कहते हैं एक फॉर्मल अप्रूवल लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वो रेलवे बोर्ड हो सकता है, जीएम हो सकता है या डीआरएम हो सकता है, उस प्रपोजल को आईआरपीएसएम पे बनाया जाता है। और आईआरपीएसएम जो है क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट का जो है पोर्टल है, उस पर सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये दो कैटेगरीज में बनाए जाते हैं, एक तो वर्क्स प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर इंक्लूजन इन अम्ब्रेला वर्क, या इसके अलावा वर्क सैंक्शन अंडर अम्ब्रेला वर्क फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। मैंने अम्ब्रेला वर्क की बात इसलिए की क्योंकि 2023-24-25 से जो है क्या कहते हैं पिंक बुक में इंडिविजुअल आइटम को जो है क्या कहते हैं रेलवे बोर्ड ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, और जो है क्या कहते हैं अब सभी वर्क जितने भी सैंक्शन होंगे वो अम्ब्रेला वर्क में ही सैंक्शन किए जाएंगे। It is to be checked whether it is prepared as per Indian Railway Engineering Code 702 instructions. Justification to be in detail, determine the requirement of work. जैसे मैंने पहले ही कहा justification चेक करना है। मोस्टली प्रपोजल जो होते हैं आईआरपी से ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एस्टीमेट के आधार पर वो बनाए जाते हैं। हाल वर्क्स जैसे ट्रैक वर्क्स है, क्वार्टर्स वर्क्स है, एटसेट्रा। तो ये देखा जाना चाहिए कि वेदर टाइप एस्टीमेट जो है वो लेटेस्ट है और हेडक्वार्टर द्वारा अप्रूव है। टाइप एस्टीमेट भी जो है क्या कहते हैं आईआरपीएसएम पे बनाए जा चढ़े हुए होते हैं, और उनके आधार पर और टाइप एस्टीमेट को चेक भी करना चाहिए हमें भी। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एस्टीमेट एज रेट रेफरेंसेस दिए गए फॉर एस्टिमेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, रेफरेंसेस फॉर एस्टिमेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो है रेट रेफरेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डीएसआर, यूएसएसओआर, और अगर कुछ एनएस आइटम है तो वो उनको भी जो है क्या कहते हैं पुराने जो है क्या कहते हैं
एक्सपीरियंस के आधार पर रेटों को इसमें यहाँ डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये जस्ट एक अनुमान लगाना है इस बात का कि क्या प्रिंसिपली अप्रूव किया जाता है। डिटेल एस्टिमेट के टाइम पर हमें रेट रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। वर्क का नाम जो है क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। फंड का सोर्स क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वेरियस सोर्सेज गिवन, कि भाई आरआरएस के को होगा, कैपिटल को होगा, डीएफ को होगा, डीआरएफ को होगा। और प्लान हेड जो है क्या कहते हैं वो भी मैच करना चाहिए वर्क और उसके जस्टिफिकेशन से। कई बार ऐसा होता है कि प्लान हेड कुछ और होता है और वर्क का नेम कुछ और होता है, तो वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं एक डिस्क्रिपेंसी टाइप होती है, तो उस डिस्क्रिपेंसी को भी चेक किया जाना चाहिए। जितने भी सब एस्टीमेट है वो भी देखा जाना चाहिए कि वो सब इंक्लूड किए गए नहीं किए गए। किसी बहुत से प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है जैसे इंजीनियरिंग के अलावा एसएनटी, इलेक्ट्रिक, टीआरडी एक्सेट्रा वर्क भी शामिल हो सकते हैं, तो उन सबको बनाया गया और लिंक किया गया। और अगर कोई लैंड एक्विजिशन का मामला है तो उसमें जो है कहते हैं रेट जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो डिफाइन की गई है। इसके अलावा वर्क अगर कैपिटल को चार्जेस है तो रेम्यूनरेटिव वर्क है तो आरओआर लगाई गई है नहीं लगाई गई है, मतलब फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 के अंतर्गत इसको चेक किया जाना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ फिगर्स को चेक, आर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आर लिंक्ड और नॉट, है ना, क्या कहते हैं। इसी तरह एमएनपी और आइटमाइज्ड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए मैंने जैसे बताया वो भी इसमें आइटमाइज्ड जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है आरओआर को भी इनवेरिएबली चेक किया जाना चाहिए सभी में। ये मैंने जो है क्या कहते हैं इसमें एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आईआरपीएसएम का, कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं आईआरपीएसएम पे प्रपोजल्स सामने दिखते हैं या शो होते हैं। तो वो मैंने एक छोटा सा लगाया, समझाने का प्रयास किया है। डिटेल एस्टीमेट, इसके बाद जब एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद उसका डिटेल एस्टीमेट बनाया जाता है। मैं यहाँ पर फर्स्टली पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लान एंड वर्क के एस्टीमेट के संदर्भ में। किसी भी तरह कोई भी किसी भी प्लान एंड वर्क सैंक्शन हुआ हो तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट ऑन आईपीएसएम डिटेल एस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट इन टर्म ऑफ इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कोड 703। 702 is the for abstract estimate, 703 is for the uh, engineering code, detail estimate. It should be checked whether the proposal is actually approved by the competent authority on IRPS। IRPS पे चेक है या नहीं है, प्रोजेक्ट आईडी लिखी है या नहीं लिखी है, मेंशन टॉप शीट पर मेंशन की जानी चाहिए, नेम ऑफ वर्क है, सोर्स ऑफ फंड है, प्लान हेड है, ठीक है ना, इन लाइन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। जिस एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जिस तरीके से अप्रूव हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव उसी लाइन पर जो है डिटेल एस्टीमेट को। इसके अलावा द कॉस्ट एंड क्वांटिटी आर बीइंग चेंज, तो एमओडी बनाई जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंस है, उसको लिंक किया जाना चाहिए। जस्टिफिकेशन जो है वो डिटेल में दिया जाना चाहिए टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। अगर कोई भी अगर फाइनेंस से किसी जो है सीनियर सेक्शन ऑफिसर कोई ऑफिसर को ये लगता है कि जो जस्टिफिकेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है या क्लैरिफाइड नहीं है, देन इट शुड बी रिटन, प्रपोजल शुड बी रिटन टू। मैं जितनी भी ऑब्जर्वेशन जितनी भी चीज़ें यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम पाई जाती है तो डेफिनेटली द प्रपोजल शुड बी रिटन। डिटेल एस्टिमेट में और अगर देखते हैं तो है ना क्या कहते हैं वर्क अगर कैपिटल रेम्यूनरेटिव है तो आरओआर उसको को देखना चाहिए कि आरओआर सही बनाइए नहीं बनाइए। डिटेल ऑफ एस्टिमेट रेट रेफरेंसेस लिंक किए गए नहीं किए गए हैं, फिगर करेक्ट है या नहीं है, फंड सोर्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट दिखाया गया है, कौन कौन से फंड सोर्स रहेंगे, क्योंकि कई बार एक से अधिक फंड सोर्स भी होते हैं। प्लान है शुड बी मैच्ड विद द अप्रूव्ड वर्क, ऑल सब एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ एस्टिमेट। इस तरह डिपार्टमेंटल चार्जेस कंटीजेंसीज जो है रेलवे बोर्ड के लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। एनवायरमेंटल चार्जेस की जरूरत है तो लिए गए हैं, एक्सपोर्ट चार्जेस की जरूरत है तो लिए गए हैं। जहाँ कंटीजेंसी नहीं ली गई है तो उसका रीज़न दिया गया है, डिपार्टमेंटल चार्जेस नहीं लिए गए तो उसका रीज़न दिया गया है। इस टाइप की चीज़ों को भी हमें चेक किया जाना चाहिए। इसमें एक वर्ड आया था अभी के एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट से जो है क्या कहते हैं अगर डिटेल एस्टीमेट में कोई भी डिफरेंसेस आते हैं क्वांटिटीज़ को लेकर या रेट्स को लेकर तो एक एमओडी बनाई जानी चाहिए। एमओडी क्या होती है, एमओडी टू गेज द एस्केलेशन अबव द अप्रूव्ड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। ये पता लगाने के लिए कितना खर्चा बढ़ने की संभावना है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट से। एमओडी शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंपेरिजन to the abstract estimate item wise as taken in the abstract way. Without detailed item wise MOD, finance cannot be able to judge an increase in cost due to escalation or other than escalation। ये हमने कई बार पढ़ा है कि जो है क्या कहते हैं अगर एस्केलेशन जो है क्या कहते हैं 20% से ज़्यादा, अदर देन एस्केलेशन में अगर 20% से ज़्यादा यानी क्वांटिटी की वजह से 20% ज़्यादा का फर्क आता है तो प्रपोजल्स जो है वो रेलवे बोर्ड जाते हैं तो रेलवे बोर्ड से सैंक्शन और स्वीकृत करवाने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं अगर प्राइस एस्केलेशन में 100% तक कहीं भी जाने की जरूरत है, सेम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सैंक्शन कर सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में एक चेंजेस आए हैं कि एमओडी में जो है क्या कहते हैं अगर बदला एमओडी की वजह से अगर ड्यू टू अदर देन एस्केलेशन अगर 20% से ज़्यादा का कोई बदलाव आता है तो भी जीएम उसके लिए
मतलब एलिजिबल है उसको सैंक्शन करने के लिए, स्वीकृत करने के लिए। तो इसीलिए लेकिन एमओडी बनाई जानी चाहिए। हाल एमओडी शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट एट ऑल स्टेजेस ऑफ एस्टिमेशन। मैं एमओडी इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि क्वांटिटी में अगर 20% से अधिक बदलाव है तो प्रपोजल जीएम तक जाएगा, और अगर एस्केलेशन की वजह से 100% तक भी अगर बदलाव आ गया है तो भी जीएम तक नहीं जाएगा, और एस्टीमेट डिटेल एस्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको चेक मतलब सैंक्शन कर सकती है। उसमें किसी भी तरह की हायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हमें ये लगता है कि फैक्ट और फिगर्स जो है वो करेक्ट हैं, चेक हो गए हैं इसमें, तो हम उसको वेट कर सकते हैं। उसमें हम बताएंगे कॉस्ट, सोर्स, मेंशनिंग द सैंक्शनिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हम ये भी उसमें मेंशन करेंगे कि उसका कॉस्ट क्या है, सोर्स क्या है, और सैंक्शनिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा। जैसे हम लोग लिखते भी हैं, इट इज़ वेटेड सब्जेक्ट टू सैंक्शन ऑफ क्या कहते हैं फला ऑफिसर्स डेजिग्नेशन लिखते हैं हम। अक्सर मैंने कई बार ये देखा है या ये सुनने में भी आता है कि लोग बात सिर्फ ये लिख देते हैं कि इट विल रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल एसओपी के आधार पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए अकाउंट्स को कि इसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी हमेशा किसी भी प्रपोजल के लिए जो मेंशन की जानी चाहिए वो लोवेस्ट की जानी चाहिए। अगर कोई लोवेस्ट अवेलेबल है और वो सैंक्शन कर सकती है, अगर एडीआरएम किसी वर्क को सैंक्शन कर सकते हैं तो उसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी एडीआरएम लिखा जाना चाहिए, ना कि डीआरएम। इवन दो डीआरएम ऑब्लिक एडीआरएम भी नहीं लिखा जाना चाहिए, ताकि हाईएस्ट अथॉरिटी को जब ही जाना चाहिए प्रपोजल जब वो उसके अलावा नीचे के कोई भी अथॉरिटी उसको सैंक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर ये एक सर्टिफिकेट उसमें देता है, इन ऑफ जस्टिफिकेशन अदर रेफरेंसेस गिवन बाय एग्जीक्यूटिव, एस्टिमेट फॉर द वर्क, नेम ऑफ द वर्क अंडर प्लान है, चार्ज टू इज वेटेड सब्जेक्ट टू सैंक्शन ऑफ जो है एंडबिलिटी ऑफ आउटलैंडर गिवन वर्क विद फॉलोइंग चेक नोट्स। चेक नोट शुड बी word those can be complied only in future and are not part of detail estimate file। ये ध्यान रखें। ऐसा होता है कि हम लोग कई बार है ना कहते हैं, फाइनेंस में देखने में भी आता है कि कई कई सारे चेक नोट लगा देते हैं, 5 नोट 10 नोट चेक नोट्स लगा देते हैं। तो चेक नोट लगाते टाइम ध्यान रखें कि चेक नोट वही लगाए जाने चाहिए जो हम फाइल में, जो चीज़ें हमारे पास फाइल में अवेलेबल नहीं है या जिनको हम गो थ्रू नहीं हो सकते हैं या गो थ्रू नहीं हो पाए हैं और उनको बाद में देखना पड़ेगा या बाद में ही देखा जा सकता है, यानी वो पार्ट ऑफ फ्यूचर होंगे। तो वो हम चेक नोट के तौर पर कि वही जो भी कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है उस वर्क को कराते टाइम उन सब चीज़ों को चेक करेगी उस टाइम पर, क्योंकि हम तो अभी नहीं पता चलेगा, तो इसलिए वही चेक नोट होने चाहिए। अब रेवेन्यू के का एक एस्टीमेट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो रेवेन्यू के एक एस्टीमेट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कोई चार्ज रेवेन्यू को अगर कोई एस्टीमेट चार्ज होता है तो उसमें क्या चीज़ चेक करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान हेड वर्स एस्टीमेट और रेवेन्यू एस्टीमेट, क्योंकि रेवेन्यू एस्टीमेट जो है क्या कहते हैं डायरेक्टली रेवेन्यू को जो चार्ज होते हैं वर्क को इफेक्ट करते हैं आपके परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को, इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशो को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इसलिए इनको और जो है क्या कहते हैं अच्छे से एग्जामिन किया जाना चाहिए कि एक एक रुपया जो है क्या कहते हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है उसको। इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक जो वर्क लिया है वो लिया है आउटसोर्सिंग ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस वर्क। इन लाइन ऑफ दिस बहुत सारे वर्क हैं जो आप इसके आधार पर इसको प्राइस कर सकते हैं। मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क बहुत सारे जो है, मैं क्योंकि बहुत सारे वर्कों के और भी डिटेल मैं बताऊंगा कुछ वर्कों के बारे में, बट लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रैक वर्क लिया है मैंने। ट्रैक वर्क जो होते हैं वो सब माइनर हेड जो है 2 के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे, जिसको हम डिपार्टमेंट 4 कहते हैं। इसके अलावा टेक्निकल अप्रूवल ऑफ पीसी रेफर टू एमएसएल पार्ट आइटम 37C। जितने भी आउटसोर्सिंग के वर्क हैं अगर कोई ट्रैक से रिलेटेड वर्क आउटसोर्स किया जाना है तो हम उसको पीसी से पहले टेक्निकल अप्रूवल लेनी होती है उसकी। एज द राइट, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैक वर्क जो होता है या ट्रैक मेंटेनेंस वर्क होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेफ रनिंग ऑफ ट्रांस से, तो उसके अकॉर्डेंस में इसको डील किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को इग्नोर कर देंगे। मतलब हम लोग फाइनेंस में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं या उन्हें रखना भी चाहिए कि हम लोग जो है रेल चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए हम जो है क्या कहते हैं किसी भी प्रपोजल को डील करते टाइम हमारा दिमाग एकदम है ना क्या कहते हैं, एक तो ये खोल के रखेंगे कि रेल का पहिया रुकना नहीं चाहिए, और दूसरी बात यह है कि रेल का एक एक रुपया जो है प्रॉपरली जस्टिफाइड तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए ऑनेस्टली। बिल्कुल जो फाइनेंशियल कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी दी गई है उनका पूरी पालना जो है करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को इग्नोर नहीं हो जाए इसलिए।
डिटेल जस्टिफिकेशन दिया गया है और रिक्वायरमेंट दी गई, वर्क की रिक्वायरमेंट दी गई है कि ये डिपार्टमेंटली क्यों नहीं किया जा सकता है। कैडर पोजीशन दी गई, अगर ये दिखाया गया है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, कई बार वो मेंशन करते हैं कि स्टाफ शॉर्टेज है, तो कैडर दे दो, ये कोई दिक्कत नहीं है हमारे को ना। हाउ डज द वर्क मैनेज टिल टुडे, आज तक कैसे किया जा रहा था, तो वो लिखेंगे कि भाई पहले जो है सिंगल लाइन थी, अब डबल लाइन हो गई है, मतलब डबलिंग हो चुकी है, लाइक दैट, कुछ टैग ज्यादा बन गया है, लाइक दैट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो है क्या कहते हैं, अगर डबलिंग हो गई है तो भी काम की जरूरत होगी, ये जरूरी नहीं है ना क्या कहते हैं। तो इसलिए, लेकिन इसलिए हमें उसको भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जो ट्रैक मशीन यूज होती है मैक्सिमम मेंटेनेंस, क्योंकि आजकल जो ट्रैक मशीन से होता है, तो वो भी अकाउंट द्वारा पूछा जाना चाहिए कि जो है क्या कहते हैं कि भाई क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ रही है। तो लास्ट वर्क कब किया गया था, लास्ट ट्रैक वर्क प्लानट 31 में कब किया गया था। प्लानट 30 वर्क में, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे CTR, CSR, TFR, TBAR, इस तरीके के बड़े वर्क किए जाते हैं। जब इतने बड़े वर्क किए जाते हैं तो उसके बाद जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी महीनों तक बहुत माइनर हो जाता है एक्चुअल में, क्योंकि वो मैक्सिमम वर्क हो चुका होता है वहाँ पर। तो वो मेंटेनेंस जो होता है वो फिर छोटा मोटा मेंटेनेंस वर्क रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि वो वर्क हुआ हुआ है और फिर उसको वो जो है क्या कहते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। वो किसी जगह CTR का वर्क चल रहा है और वहाँ जो है क्या कहते हैं आपने जो है दूसरा ट्रैक मेंटेनेंस का वर्क भी डाल दिया है उसी पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये ऐसे चलेगा नहीं, मतलब काम इस टाइप से, क्योंकि जहाँ CTR हो रहा है वहाँ ट्रैक वर्क नहीं हो सकता किसी भी हाल में। CTR, CSR, TFR, TBR इस टाइप के अगर जिस सेक्शन में वर्क हो रहे हैं या जिस जगह वर्क हो रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर दूसरे वर्क जो है क्या कहते हैं उसके साथ साथ जो मेंटेनेंस के वर्क है वो इस टाइप के नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मैन पावर अगर कंसिडरेशन में ली गई है कि माई मैन पावर के नहीं है, तो वेदर स्टोर ये भी देखा जाना चाहिए कि स्टोर आइटम इंक्लूड किए गए या नहीं किए गए। उनके लिए रेट्स आर ट्रैक मेंटेनेंस आइटम्स आर परचेज बाई हेडक्वार्टर, जैसे हमने देखा है मशीनरी सारी वही खरीदते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रैक मेंटेनेंस के आइटम हैं, चाहे वो पेंडल क्लिप्स हो, चाहे स्लीपर्स हो, चाहे रेल्स हो, है ना क्या कहते हैं, चाहे और अदर आइटम्स हो, वो सारे के सारे जितनी फिटिंग्स जिसको हम कहते हैं, वो सारी की सारी जो है क्या कहते हैं हेडक्वार्टर परचेज होती है और उसी के द्वारा सप्लाई की जाती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं वो भी देखा जाना चाहिए कि वो क्या ली जा रही है। इसके अलावा अदर देन दैट कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे रेल कटर्स होते हैं, वेल्डिंग मशीन पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं, रेल ड्रिलर्स। कोशिश की जानी चाहिए कि ये जो छोटे मोटे इस टाइप के टूल्स और मशीनरीज हैं वो जो है क्या कहते हैं प्लान हेडवर्क से परचेज की जाए और रेवेन्यू को उसको चार्ज करने से बचा जाना चाहिए। हाँ, हाउएवर हम ये जानते हैं कि ये सारी की सारी TNP के जो आइटम्स होते हैं वो रेवेन्यू को चार्ज किए जाने चाहिए, बट स्टिल जब हम मास में कई बार परचेज करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जो है क्या कहते हैं प्रपोजल्स में लिख देते हैं वो हमें कटर्स चाहिए, ड्रिलर्स चाहिए, लाइक दैट। तो कोशिश की जानी चाहिए कि ये उसके थ्रू हो। आइटम इंक्लूडिंग एस्टिमेट शुड बी जस्टिफाइड लाइक SOR आइटम, JCB, टेक्निकल, यूटिलिटी, अदर लीडिंग मटेरियल आइटम, अवेलेबिलिटी ऑफ बजट अंडर लोकेशन फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर जब वर्क सैंक्शन होने जा रहा है या वर्क जो है कहता है एग्जीक्यूट होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बजट कम पड़ जाए और फिर पेमेंट करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए इसीलिए परमिसिबल कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। परमिशिबल कॉस्ट कैसे वर्कआउट की जाती है वो आप जो है MSOP के पार्ट 1 के आइटम 2C में चेक कर सकते हैं। नोट 1 जो है वो परमिशिबल कॉस्ट को रेफर करता है, तो आप उसकी अच्छी से डिटेल जांच कर सकते हैं कितना होता है वो। ठीक है। इसके अलावा जो है कहते हैं नॉर्मली अगर इसके बारे में परमिशिबल कॉस्ट के बारे में अगर मैं जनरली बता देता हूँ छोटा सा, कि जो भी हमारे पास किसी भी ईयर में ओरिजिनल बजट ग्रांट हमारे पास आई है, यानी फंड्स हमारे पास जो आए हैं, उस फंड्स में से हमारी जो कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ हैं उनको अगर हम माइनस कर देते हैं, तो उनको माइनस करने के बाद और हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो चल रही है उनको माइनस करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है उसका 1.5 टाइम्स, उसका 1.5 टाइम तक हम जो है क्या कहते हैं परमिशिबल कॉस्ट है। इसको MSOP में 3 टाइम्स भी रेफर किया हुआ है, बट लेकिन बाद में जो है क्या कहते हैं लेटेस्ट के थ्रू इनको 1.5 टाइम्स किया गया था और नॉर्मली हम इसको 1.5 टाइम के बारे में ही देख रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी अधेयर, DRM ADRM मस्ट बी कैप्ट फॉर जितने भी रेवेन्यू के वर्क प्रपोजल्स हैं, चाहे वो कोई सा भी वर्क प्रपोजल हो, उसमें एक ज़रूर चेक नोट डाला जाना चाहिए हमेशा कि DRM ADRM मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, कि भाई आप ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उनको इन्फॉर्म जरूर कर दो कि रेवेन्यू में हम ये काम करवा रहे हैं। और करेक्टनेस ऑफ ईगर्स हमने बात से पहले ही देख लिया था।
इसके अलावा मैंने एक और प्रपोजल इसमें ऐड किया है अभी इस पर्टिकुलर वर्क इसके लिए, एएमसी और सीएमसी का। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है और सीएमसी जो है वो सीएमसी कम्प्रीहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो भी हमारे पास असेट्स है उसके मेंटेनेंस के लिए, जैसे जो सिग्नलिंग असेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल असेट्स होते हैं, मशीनरी फील्ड में डीप जैसे डाटा लॉगर्स लगे हुए हैं, सिग्नल्स लगे हुए हैं, है ना, क्या कहते हैं, इसके अलावा जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल अदर इक्विपमेंट्स हैं, तो उन सभी के मेंटेनेंस के लिए हम लोग एएमसी और सीएमसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एएमसी आर कवर्ड अंडर एमएसओपी पार्ट ए वर्क मैटर। It must be understood that sanctioning of estimate for AMC are lied under MSOP Part A Item 2C। मैं बात कर रहा हूँ एस्टीमेट की। एस्टीमेट का सैंक्शन तो एमएसओपी पार्ट 2C में होगा, है ना, क्या कहते हैं, अगर वो चार्जेबल रेवेन्यू को हो। लेकिन उसी एएमसी की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो एमएसओपी के पार्ट ए आइटम 31 के EFG में लाई करेगी और इसकी प्रायर फाइनेंस कन्फरेंस रिक्वायर्ड होगी। इसमें प्रायर फाइनेंस कंकरेंस रिक्वायर्ड होगी। मेंटेनेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनेंस कंकरेंस होती है, जबकि एस्टीमेट वेट होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये AMC आर कवर्ड अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी एंश्योर दैट प्रायर विच अप्रूवल इज टेकन एज पर एमएसओपी। डिटेल एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड एज पर डिटेल एज गिवन इन IRSC पैरा 703। Top sheet prepared as per procedure with properly mentioning the name of the work, allocation, etc. As AMC projects are chargeable to revenue, ability of funds should be checked to meet out the payment for the year. For such purpose, liability register must be asked। डिटेल जस्टिफिकेशन दिया गया है किस किस चीज़ की AMC की जा रही है, मतलब उसका अभी फिलहाल गारंटी वारंटी पीरियड है वो लैप्स हो चुका है, या पुरानी AMC खत्म हो चुकी है, नया सेट है तो उसकी गारंटी वारंटी पीरियड चल रहा है नहीं चल रहा है, लाइक दैट। और अगर परचेस करते टाइम को गारंटी वारंटी पीरियड और AMC अगर उसमें दी गई थी या CMC का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पेमेंट भी, देन इट शुड बी अधेयर्ड आल्सो। क्या कहते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कोडल लाइफ उसकी क्या है। अगर AMC पुरानी AMC रिन्यू की जा रही है, अगर OEM बेस है, तो OEM का जो है क्या कहते हैं उसका एक AMC पे जो है क्या कहते हैं हमें सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए कि भाई जो है क्या कहते हैं AMC वो है पुरानी वाली जो वर्क रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। इसके अलावा जो है क्वांटिटीज जो ली गई है वो रिक्वायरमेंट्स के आधार पर है। रेट्स जो है वो LAR के एवरेज LAR पे बेस है, या बजटरी कोटेशंस पे अगर फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, या OEM ने जो ऑफर दिया है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अक्सर करके क्या होता है कि वो ऑफर देते हैं, मतलब कि भाई जो है क्या कहते हैं हमारा मेंटेनेंस EMC हमारी किस तरीके से रहेगी, किन किन आइटम के कितने कितने पैसे होंगे। जैसे कई बार हम डीजल अगर शेड में देखेंगे तो मतलब जनरेटर्स होते हैं या लोकोज होते हैं, तो उनके क्या होता है इस तरीके से चेक होते हैं, ABCD इस टाइप के चेक्स होते हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट उनमें रहती है। और वो पर्टिकुलरली जो है क्या कहते हैं जो ओरिजिनल उनके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं के थ्रू ले होते हैं। इफ द AMC वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ परचेज ऑर्डर, कई बार परचेज ऑर्डर का पार्ट जैसे मैंने बोला, sometime is asked at the time of purchase, executive may go directly under AMC agreement with the rates accepted at the time of purchase। कई बार ऐसा होता है कि जब मशीन परचेज की गई थी तो परचेज ऑर्डर में ही लिखा रहता है कि इसकी आगे की 5 साल की AMC इस रेट पर होगी, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उनको सीधा AMC का एग्रीमेंट करना चाहिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, और उस एग्रीमेंट को वेट करा लेना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तौर पर रेलवे से, और रिक्विसाइड जो भी PG वगैरह की ज़रूरत है उसमें 3 to 10% तो वो जमा कर लेनी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा एनी अदर रिलीवेंट थिंग्स आल्सो बी चेक। इस केस टू केसेस बेस में भी डिफरेंट, जैसे ऐसा होता है अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, तो अलग अलग टाइप की मशीनों में अगर कुछ हमें पढ़ते टाइम या चेक करते टाइम कुछ ऐसी चीज़ लगती है, तो इसके अलावा जो भी रेलवे बोर्ड के डायरेक्टिव्स हैं तो वो हमें देखने चाहिए। बेटर ऑफ पॉसिबल टेंडरिंग शुड बी एज एन ओपन टेंडर, जहाँ तक हो सके ओपन टेंडरिंग हो, लेकिन सिंगल टेंडरिंग भी हो सकती है OEM के साथ। कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारे जितने भी प्रपोजल्स हों वो ये हो। मैंने इसको बताया भी है कि जितनी भी AMCs हैं रेलवे असेट्स की वो गवर्न होती है MSOP के पार्ट ए आइटम 31 EFG। इसके अलावा 38 39 पार्ट बी में आइटम नंबर 49, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए पार्ट सी में 19, और फॉर अदर्स TNP आइटम्स के लिए पार्ट सी का 19 होता है। आइटम 49 फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स और पार्ट सी का 19 अदर TNP आइटम्स के लिए होता है। तो ये हमें MSOP मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश करी है, इसको डिटेल में देखने के लिए आप MSOP को रेफर कर सकते हैं, MSOP पढ़ें, देखें और उसको समझने का प्रयास करें। सभी के लिए ये कई बार ऐसा होता है कि अगर हम MSOP को पढ़ लेंगे ना तो हमें प्रपोजल समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रिमार्क्स के तौर पर, नोट्स के तौर पर दी गई हैं, तो उससे हमें बेटर स्क्रूटनी में मदद मिलती है।
अगर किसी रिमार्क में या नोट में दिया गया है किसी एसओपी में, तो हम वो चीज़ भी उससे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं कि भाई ये तो जो है क्या कहते हैं रेलवे बोर्ड कह रहा है ये चीज़ भी इसके साथ शामिल होनी चाहिए, या ये चीज़ भी दिखाई जानी चाहिए, या चीज़ भी बताई जानी चाहिए, या इसमें जो है क्या कहते हैं तुम्हारी पावर ये है तो ये तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो वो भी हमें अच्छे से देखना चाहिए। मैं जितनी भी ये चीज़ें मैंने बताई हैं ये सैक्रोसैंट नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी एडिशनल हो सकती हैं, हो सकता है कुछ और चीज़ इसमें कम भी हो सकती हैं। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, पोजीशन, और जो है क्या कहते हैं काम की ज़रूरत के आधार पर भी तय होता है ये एक्चुअल में। तो इसलिए हम इसको भी इसी तरीके से मुझे लगता है कि समझना चाहिए और देखना चाहिए किसी को भी, मतलब कि इसको हम किस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे खिलाफ हिसाब से जो है क्या कहते हैं आज हमें थोड़ा चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से रेवेन्यू स्टेट एस्टिमेट्स को चेक करना चाहिए और किस तरीके से जो है क्या कहते हैं प्लान हेड एस्टिमेट्स को चेक किया जाना चाहिए, डिटेल एस्टिमेट को या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स को। अपार्ट फ्रॉम इट मैं और एक वीडियो इसमें संदर्भ में लेकर आऊँगा जिसमें हम और भी डिफरेंट तरह के प्रपोजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट तरह के। मैंने जैसे अभी सिर्फ एएमसी का प्रपोजल लिया था और एक ट्रैक वर्क का प्रपोजल लिया था, इसके अलावा हम वायरिंग ऑफ व्हीकल के प्रपोजल के बारे में बात करेंगे, हम इंडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, या हम और किसी डिफरेंट टाइप के अदर टाइप के प्रपोजल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप जो है क्या कहते हैं मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मेरे को फॉलो कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, आप जो है क्या कहते हैं कमेंट्स भी कीजिए। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे ब्लॉग साइट पे जाके भी। मीडियम पे मेरा ब्लॉग साइट है RASHID राशिद NWR के नाम से, राशिद NWR के नाम से मीडियम पे मेरे काफ़ी ब्लॉग्स पड़े हुए हैं उसमें। तो वहाँ भी आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।